हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अज़हर और आप देख रहे हैं अज़हर अंसारी एजुकेटर। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आप लोगों से, क्योंकि इसका रीज़न ये था कि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे 10-15 दिन से, जिससे कि जो नई वीडियोज़ हैं वो मैं शूट नहीं कर पा रहा था। तो आज मैंने शूट करी है और आज ही मैं क्या अपलोड करने वाला हूँ इसको, तो ठीक है। तो आगे तो आगे जो आपको वीडियोज़ हैं वो कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी, तो इसके बारे में बिल्कुल भी बेफिक्र रहें। तो और जो मैं अब अगला जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स का। जो क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, उसके बारे में हम इस पूरी बुक का कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है 11th क्लास के, वो अगले महीने है, यानी मई में आपकी जो डेट शीट है वो आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं 3 मई से आपका एग्ज़ाम है। तो एक एग्ज़ाम तो आपने कुछ दिन पहले दिया है, ठीक है। तो वो बहुत सारे बच्चों के अच्छे गए होंगे, बहुत सारे बच्चों के अच्छे नहीं गए होंगे, ठीक है। तो मेंशन नॉट, मिड टर्म में ज़्यादा इसका वेटेज नहीं होता, लेकिन अगर आप फाइनल एग्जामिनेशन में अगर आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं और अच्छी क्लास में आपका जो बेस है 12th क्लास के लिए बहुत अच्छा बेस आप तैयार कर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो जो अगले महीने आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो एक महीने में बहुत ज़्यादा जो हमारे पास दो मोटी मोटी बुक्स दी जाती हैं आपको पढ़ाने के लिए, तो वो अगर हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करेंगे तो उसमें अनइम्पॉर्टेंट भी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट भी होती हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते नहीं हैं। तो अगर हम उस पर भी अगर ध्यान लगाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल 95% चांसेस है जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं, हर साल इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, क्यों ना हम पहले उन्हीं क्वेश्चंस को पहले करें, जिससे कि हमारी जो ज़्यादा संभावनाएँ हैं नंबर लाने के लिए वो बन सकें, ठीक है, बन सकें। तो बने रहिए हमारे साथ, इसीलिए मैं आपको पहले वही कराऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या सब्जेक्ट है क्लास 11th में, हम लोग जब पढ़ते हैं कक्षा 11वीं में, जब पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। अर्थ मतलब पैसा, पूंजी, पूंजी, ठीक है। शास्त्र मतलब क्या होता है, शास्त्र मतलब विज्ञान, पैसे का विज्ञान। अर्थशास्त्र क्या है, पैसे का विज्ञान। पैसे का विज्ञान क्या होता है सर, पैसे का विज्ञान होता है पैसों को किस तरीके से कमाएं, उसको किस तरीके से खर्च करें, ठीक है, कहाँ पर खर्च करें, कहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट्स हो सकते हैं, प्रॉफिट कैसे मेंटेन करें, ठीक है। अगर एक फॉर्म है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे होगा, वो अपने लेबर को, अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से हैंडल करे कि वो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है प्रॉफिट, उसको गेन कर सके। तो इसी के बारे में आपको ये जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बना कर देती है, टिप्स वगैरह ला कर देती है, जिससे कि आपका जो माइंडसेट है उसमें वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बनता रहता है, जनरेट होता रहता है। तो इसके लिए भी जो हमारी इंपॉर्टेंट है ये जो इकोनॉमिक्स है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ अकेडमिक्स के साथ ही आपको अपने जो डेली लाइफ है उसमें भी जो फिनेंशियल नॉलेज है आपकी, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं जो हमारी कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो एक नंबर की डेफिनेशन आ सकती है इसमें आपको इंपॉर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र वो विषय वस्तु है जो कि सीमित संसाधन, सीमित संसाधन क्या होते हैं, सीमित मतलब लिमिटेड, है ना, बहुत सारी चीज़ें। संसाधन क्या होते हैं, पहले आपको ये जानना चाहिए जी संसाधन क्या होते हैं। संसाधन हर वो चीज़ जो हमारी डेली लाइफ में काम आती है वो संसाधन है सर। ये मतलब इतनी बेसिक डेफिनेशन, हर वो चीज़ काम आती है। पानी आपको आपकी प्यास बुझाता है, संसाधन है, ठीक है। आप जिस चेयर पर बैठे हैं वो आपका एक संसाधन है, क्योंकि आप उस पर बैठ सकते हैं, वो आपके किसी न किसी तरीके से काम आता है, ठीक है। एक बाइक है, स्कूटी है, जो भी है, सारी चीज़ें हैं वो आपके संसाधन है, जो भी किसी भी तरीके से आपके काम आते हैं, ठीक है। तो जितने भी संसाधन है ना, कभी आपने गौर किया होगा कि वो सीमित होते हैं। जैसे पैसा हमारे काम आता है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं ना, तो ये भी हमारे एक संसाधन है। तो ये भी तो सीमित है, हम बैंक जाकर अनलिमिटेड पैसा तो निकाल नहीं सकते कि जी बैंक गए, जितना चेक भरा उतना हमें वापस मिल गया, ऐसा तो नहीं होता। तो सीमित संसाधन है, जितने भी संसाधन आप सोच सकते हैं वो सीमित हैं, चाहे वो पैसा हो, पानी हो, कोई भी चीज़ हो। तो अब जब इतने सारी हमारी जो डेली लाइफ की यूजेस वाले जो चीज़ें हैं वो सही सीमित है, वो फिक्स्ड हैं, वो लिमिटेड है, तो हम उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, यही हमें सिखाता है। कौन सिखाता है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में यही सिखाता है कि हम अपनी सीमित संसाधनों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, कि इसका विवेकशील प्रबंधन किस प्रकार करें। कि व्यष्टि स्तर, व्यष्टि होता है सबसे छोटा स्तर। सर सबसे छोटा स्तर क्या होता है, मतलब मान लीजिए इसमें हम सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है। बहुत सारे आप में से जो लोग हैं वो दिल्ली से बिलोंग करते होंगे। तो दिल्ली में तो वैसे बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों की जनसंख्या है, लेकिन अगर हम ऐसी कोई चीज़ है जिसका इस्तेमाल करने वाला एक ही व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी एक चीज़ हो सकती है, जैसे कि एक शॉप है उसमें शुगर बिक्री है, यानी कि उसको शुगर, आटा, दाल, चीनी, चावल की डेली ज़रूरत पड़ती है। तो एक व्यक्ति, अगर सिर्फ एक व्यक्ति उन वस्तुओं की मांग कर रहा है तो उसे कहेंगे व्यक्तिगत मांग, यानी इसको हम पढ़ेंगे व्यष्टि स्तर पर, यानी छोटे स्तर पर। छोटे स्तर क्यों, क्योंकि सिर्फ हमने एक ही व्यक्ति की बात करी है, सिर्फ हमने एक ही व्यक्ति की बात की है, इसीलिए इसको कहेंगे व्यष्टि स्तर। अगर हम बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, 10, 15, 20, 1 लाख, 2 लाख, सारे लोगों की बात करते हैं कि इस 1 लाख लोगों की कितनी डिमांड, ये 1 लाख लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, आटा, दाल, चीनी, चावल, कोई भी खाने वाली पीने वाली जो सर्विसेज हों, या कोई भी सर्विसेज हों, या खाने वाली पीने वाली कोई भी वस्तुएं हों, उनकी कितनी डिमांड कर रहे हैं, एक नहीं, सारे 1 लाख, 2 लाख लोग, सभी लोग। तो ये बड़ा हो गया,
है ना। ये छोटा स्तर नहीं है, ये बड़ा स्तर होता है। तो इकोनॉमिक्स में इसको हम कहते हैं समष्टि। इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में हम इसको कहते हैं समष्टि स्तर पर, ठीक है, वो बड़े लेवल पर, क्योंकि इसमें हम एक नहीं बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो जिसमें एक व्यक्ति की बात हो रही होती है, एक फर्म की बात हो रही होती है, कोई भी चीज़ एकल वस्तु के बारे में अगर बात हो रही है तो उसको हम व्यष्टि स्तर पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें संसाधनों को व्यष्टि स्तर पर यानी छोटे स्तर पर हमें अच्छे तरीके से उसका प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट करने के बारे में बताता है इकोनॉमिक्स। कि एक जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता आपको पता है कंज्यूमर, या जो मान लो दुकान पर आप गए 10 रुपये लेकर, आपने कोई भी बिस्कुट लिया, कोई भी एक सर्विसेज लिया, आपने उसको खरीद कर लिया और आपने उस बिस्कुट को खा लिया, ठीक है। तो आपने उसको कंज्यूम किया, जिसने आपने उस बिस्कुट को खाया, इसका मतलब आप एक उपभोक्ता हो, आपने उस वस्तु को, उस बिस्कुट को उपभोग किया, तो आप एक उपभोक्ता हो। जो भी चीज़, यानी कि आपने कोई भी चीज़ खाई, आपने उसका उपभोग किया, ठीक है। आपने किसी की दी हुई सर्विस ली, इसका मतलब आपने उसका भी उपभोग किया, और आप हुए उपभोक्ता, यानी कि उपभोग करने वाला व्यक्ति कौन है, आप हो, तो आप हो उपभोक्ता। तो एक उपभोक्ता जो कंज्यूमर होता है, जैसे हम उसको कस्टमर भी बोल सकते हैं, उसको क्या चाहिए होता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। यानी कि आप कोई भी, आपके पास एक बजट है, एक लिमिटेड बजट है, तो आप उसको दुकान पर लेकर जाते हो, अपनी कोई भी डिमांड करी हुई चीज़ आप उसे लेते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ की डिमांड करते हो, तो आपको उसको इसी चीज़ के लिए लेना होता है कि अगर मैं इतना पे कर रहा हूँ तो मुझे एक अच्छी सेटिस्फैक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। यही एक कस्टमर, एक कंज्यूमर चाहता है। तो इकोनॉमिक्स यही सुनिश्चित करता है कि एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सके, इसी के बारे में जो अर्थशास्त्र है वो हमें बताता है। ओके, तो अच्छा, ये तो हो गया कंज्यूमर के बारे में। उत्पादक, जिसको दूसरा नाम है प्रोड्यूसर आप समझते होंगे, किसी भी चीज़ का उत्पादन करने वाला, ठीक है, या पहले से उत्पादित वस्तु को अधिक मूल्यवान वस्तु में बनाने वाली जो फर्में होती हैं, कोई व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं उत्पादक, ठीक है, उत्पादन करने वाला। अच्छा, उत्पादक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट, उसको चाहिए होता है प्रॉफिट, यानी कि वो किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो उसने 10 रुपये में अगर कोई चीज़ बनाकर तैयार करी है तो वो एटलीस्ट उसको 12 में, 13 में, 11 में, 10 से ज़्यादा में बेचेगा। अगर 10 में भी बेच रहा है तो वो बिना प्रॉफिट के, यानी विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी प्रॉफिट के वो बेच रहा है, ठीक है। तो उसको चाहिए होता है अधिकतम लाभ, यानी 10 रुपये में अगर उसने बेचा है तो अगर 20 की बिक पा रही है तो वो बेचना चाहेगा, अगर 30 की बिक पा रही है तो वो और ज़्यादा बेचना चाहेगा, अगर वो 40 रुपये में बेच पा रहा है वो तो और ज़्यादा बेचना चाहेगा। लेकिन 10 रुपये में अगर उसने कोई चीज़ बनाई है तो 9 में, 8 में, 7 में नहीं बेचेगा। ये आप प्रोड्यूसर की नज़र से सोच सकते हो। तो एक प्रोड्यूसर को, एक उत्पादक को अधिकतम लाभ कैसे मिले, कौन बताता है, कहाँ से हमें इसकी नॉलेज मिलती है? इसकी हमें नॉलेज अर्थशास्त्र से ही मिलती है। और एक जीडीपी, एक सरकार होती है ना हमारे, जैसे दिल्ली की सरकार है, वो क्या कर रही है, दिल्ली के कल्याण करने के लिए वो काम कर रही है। तो एक सरकारों के लिए भी होता है कि सरकारें होती हैं इससे, या कोई भी जीडीपी है उसमें अपनी वृद्धि करने के लिए या ज़्यादा सामाजिक कल्याण करने के लिए, ये जो अर्थशास्त्र है वो हमें दिखाता है कि एक सरकार कैसे अपने रहने वाले जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनका कल्याण कर सकती है। तो इसमें हमने उपभोक्ता को भी कवर किया, उत्पादक को भी कवर किया, और सामाजिक कल्याण करने के लिए भी इसमें हमने चीज़ें कवर की। तो ये एक नंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये जो हमने एक नंबर की डेफिनेशन करी है, इस पर आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ अभी जाननी चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ कराई। तो आई होप आपको ये जो समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इसे एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उस पर एक बार और सेपरेट वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले करने वाले हैं। पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ये जो मैं इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर आपको करा रहा हूँ, इसमें 4 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। तो 4 नंबर में ये जो छोटा सा टॉपिक है, उसी में जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैं आपको पहले कवर कराना चाहता हूँ, तो पहले आप उन्हें ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। ओके, तो अगला जो 4 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा जी, अर्थशास्त्र तो हमने समझ लिया, अर्थशास्त्र पैसे का विज्ञान है, ठीक है, यानी पैसे को हैंडल करना सिखाता है। लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र है जिसमें छोटी आर्थिक इकाइयों से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। छोटी आर्थिक इकाइयाँ, जैसे मैंने बताया, एकल व्यक्ति के बारे में, एक उपभोक्ता के बारे में, एक व्यक्ति, एक उत्पादक, एक फर्म, एक किसी भी चीज़ के बारे में, यानी छोटे लेवल के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो वो हम उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स, या ABCD एक कंपनी है, वो एक एक्स क्वांटिटी का उत्पादन कर रही है, तो वो इस साल उसने कितना उत्पादन किया, अगले साल उसने कितना उत्पादन किया, इसको हम सिर्फ और सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ही कंपनी के बारे में बात करी जा रही है। लेकिन अगर बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिलाकर, यानी कि एक मार्केट में 10-15 कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं, ठीक है, एक साल में उन्होंने टोटल एग्रीगेट प्रोडक्शन इतना किया, अगले साल उन्होंने और ज़्यादा प्रोडक्शन किया, तो इसको, क्योंकि एक से ज़्यादा कंपनियाँ हैं, इसीलिए हम इसको
समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको समर्थी अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ।